मेरा छोटा भाई रोज रात को लैपटॉप के सामने कमरा बंद करके कपड़े उतार कर बैठा रहता और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता। एक दिन उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। वजह जानने के लिए मैंने उसका लैपटॉप खोला तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा नाम राजेश है। मेरे पिता का देहांत कुछ सालों पहले हो चुका था। अब मेरे घर में मेरी माँ और मेरा छोटा भाई नवीन ही रहते थे। पिता के देहांत के बाद मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही आ चुकी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, क्योंकि आज के समय में नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल काम था। ऊपर से मेरे छोटे भाई की नई नई फरमाइशें मुझे आए दिन परेशान करती रहती थीं। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता कि अपने छोटे भाई की हर इच्छा को पूरा करूं, क्योंकि वह हम सब का लाडला था। कुछ महीनों की मेहनत के बाद ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मेरे घर का खर्चा ठीक ठाक तरह से चलने लगा। इस दौरान मेरे भाई ने मुझसे लैपटॉप की फरमाइश की। मैंने उससे कहा कि अभी तुम्हें लैपटॉप का क्या काम, अभी तो तुम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। तो कहने लगा कि उसके कॉलेज में उसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिन्हें सिर्फ लैपटॉप की मदद से ही बनाया जा सकता है, इसीलिए उसे भी लैपटॉप चाहिए। वैसे तो मैंने सोचा था कि जो पैसे मैंने बचाए हैं उससे मैं अपने लिए एक नया फ़ोन खरीद लूँगा, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ही पुराना हो चुका था और देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन नवीन की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको लैपटॉप लाकर दे दिया। मैं रोज़ सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता और रात तक लौटते लौटते मुझे बहुत लेट हो जाता था। घर लौटकर मैं खाना खाता और चुपचाप अपने कमरे में लेट जाता। हर दिन का मेरा यही रूटीन था। अपने घर में सभी से बातचीत करने का मौका मुझे बहुत ही कम मिलता था। लेकिन एक दिन जब मैं ऑफिस से लौट कर आया तो माँ ने मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा कि तुम काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हो कि तुम्हारे पास हम लोगों के लिए ज़रा सा वक्त भी नहीं है। मैंने माँ से कहा, क्या करूँ माँ, ये काम ही ऐसा है कि पूरा दिन इसी सब में निकल जाता है और लौटकर इतनी थकान हो जाती है कि बस सीधा बिस्तर ही नज़र आता है। माँ ने कहा, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारा छोटा भाई नवीन आजकल क्या कर रहा है? माँ की ये बात सुनकर मैं घबरा गया। मैंने कहा, क्या हुआ माँ, क्या नवीन किसी गलत संगत में पड़ गया है? क्या वह अपने दोस्तों के साथ कुछ गलत हरकतें कर रहा है? तो माँ ने कहा, दोस्तों से मिलने तो वह जाता ही नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर वह क्या करता है। तुमने उसे जब से लैपटॉप दिलाया है वह अपने कमरे में ही घुसा रहता है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। मैंने कई बार उससे कहा कि तुम थोड़ा बहुत बाहर निकला करो, कभी कभार अपने दोस्तों से भी मिल आया करो, लेकिन उसे ना तो घर के किसी काम को करने में कोई रुचि है और ना ही अपने दोस्तों से मिलने जाने में। और अब तो उसने धीरे धीरे कॉलेज जाना भी बहुत कम कर दिया है। वह आए दिन कॉलेज से छुट्टी ले लेता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह लैपटॉप में ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से वह कहीं आता जाता नहीं है और सारा वक्त अपने कमरे को बंद करके अंदर बैठा रहता है। ना तो ठीक से खाता है ना पीता है। देखो बेटा, तुम उसके बड़े भाई हो, इसलिए उसे इन सब चीज़ों में तुम ही समझा सकते हो और पूछ सकते हो। मैंने तो अपनी तरफ से उसे डांट से, प्यार से, सभी तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कोई भी ठीक से जवाब दिया ही नहीं। बस यही कहता है कि मैं ज़रूरी काम करता हूँ जो आप समझ नहीं पाएंगी। ऐसा कौन सा काम है जो मुझे समझ नहीं आएगा? और अगर मुझे समझ नहीं आएगा तो कम से कम तुझे तो समझ में आएगा। तो तू ही नवीन से पूछ कर देख कि आखिर वह ऐसा क्या करता है। माँ की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया।
मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से नवीन पूरा पूरा वक्त लैपटॉप लेकर कमरा बंद करके बैठा रहता है। अगले दिन रात को जब मैं ऑफिस से लौट कर आया तो मैंने नवीन को आवाज़ लगाई। 3-4 आवाज़ के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकला। जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, तो वह तरह तरह के बहाने बनाने लगा। उसके चेहरे को देखकर ही मुझे समझ आ रहा था कि वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इतना तो समझ चुका था कि ये मुझे जो भी सच बात है वह साफ साफ तरीके से सीधे सीधे तो नहीं बताने वाला। इसलिए उस वक्त मैं खामोश हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मैं उस पर नज़र रखने लगा था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वह अपने कमरे की खिड़की भी बंद करके रखता था, जिसकी वजह से मुझे अंदर कमरे में क्या चल रहा है कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बस कुछ अजीब सी आवाज़ें ही सुनाई देती थीं। कई दिन तक मैं यही सोच सोच कर परेशान रहा कि आखिर मेरा छोटा भाई ऐसा क्या कर रहा है। मुझे डर सताने लगा कि कहीं वह किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया। कुछ दिनों तक मैंने उस पर लगातार नज़र रखी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं जान सकूं कि आखिर इस सब के पीछे वजह क्या थी। लेकिन एक दिन जब मैं रात को अपने भाई के कमरे के बाहर गया तो उसकी खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने जब अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा भाई ज़मीन पर बेड के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। उसने लैपटॉप खोलकर रखा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वह लैपटॉप पर क्या कर रहा है। पर जो सबसे अजीब चीज़ मुझे लगी वह ये थी कि उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। आखिर वह ऐसा क्या कर रहा था जो वह इतनी ठंड में बिना कपड़ों के बैठा हुआ था। उसकी थोड़ी देर बाद वह अजीब तरह से आहें भरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सामने देखकर कुछ कह रहा है या फिर कुछ कर रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट आया, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरे भाई के कमरे का वही नज़ारा घूम रहा था। मेरे दिमाग में अब बहुत ही उल्टी सीधी बातें आने लगीं। मैं सोचने लगा कि कहीं मेरा भाई किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, लेकिन बार बार मन कहता कि कहीं मैं अपने भाई को लेकर कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। पर फिर ख्याल आता कि इस उम्र में अक्सर लोगों के कदम बहक जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई भी इसी तरह के किसी चक्कर में पड़ गया हो। मैंने फैसला किया कि मैं कल ही अपने भाई से बात करूँगा। अगले दिन ऑफिस से लौटकर जब मैंने नवीन को बुलाकर उससे थोड़ी बातचीत शुरू की तो वह कहने लगा कि उसे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए उसे जाना होगा। मैंने उसे इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की कि कहीं वह किसी गलत आदत को तो नहीं पाल रहा है, तो कहने लगा कि भैया, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप बिना बात ही इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। आप भी माँ की बातों में आ गए हैं। उसे क्या पता था कि मैं उस पर इतने दिनों से नज़र रख रहा था। कल रात उसके कमरे में जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद ही मैं उससे इस तरह की बात कर रहा हूँ। पर मैं उसे ये सब नहीं बता सकता था, वरना उसे बुरा लगता कि मैं उस पर नज़र रख रहा था। उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की और वह थोड़ी ही देर में वापस अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इसे कैसे समझाऊं और क्या करूं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और मैंने ये नोटिस किया कि नवीन कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि वह एग्ज़ाम्स को लेकर मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। मैंने कहा कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराकर थैंक यू भैया कहकर चला गया। मैंने सोचा कॉलेज के टाइम पर एग्ज़ाम को लेकर इस तरह की टेंशन तो लगी ही रहती है,
कुछ दिनों बाद ही मेरे ऑफिस के काम से मुझे एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अभी मुझे वहाँ गए हुए 4 दिन बीते ही थे कि अचानक मेरे पास माँ का फ़ोन आया और उसके बाद माँ ने मुझे जो खबर दी उससे तो मेरे हाथ पैर ही ढीले पड़ गए। मैं तुरंत ही सब कुछ छोड़ छाड़ के माँ के बताए हुए अस्पताल पहुँचा। जब मैं वहाँ गया तो माँ मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी उन्हें गले लगाकर बहुत रोया। मैंने माँ से पूछा कि ये सब क्या हुआ और कैसे हो गया, तो वह कहने लगी कि उन्हें कुछ नहीं पता। उनके पास तो सीधा कॉलेज वालों का फ़ोन आया और वहीं से एम्बुलेंस से नवीन को लेकर वह लोग इस अस्पताल में आ गए। तब तक नवीन के कुछ दोस्त आ गए। मैंने उनसे पूछा तो उनमें से नवीन के एक दोस्त ने कहा कि मैं कैंटीन से निकलकर बाहर आ रहा था। तभी मैंने सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ देखी जो बिल्डिंग के ऊपर देख रहे थे। जब मैंने भी ऊपर देखा तो वहाँ पर नवीन खड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर मैं भी बुरी तरह से घबरा गया कि नवीन वहाँ ऊपर क्या कर रहा है। मैं तुरंत ही भागकर बिल्डिंग के पास पहुँचा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर नवीन को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन नवीन लगातार रोता चला जा रहा था। मैं उसे समझा रहा था कि वह पीछे हट जाए, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स में नवीन नीचे कूद गया और फिर आगे आप देख ही रहे हैं कि उसकी क्या हालत हो गई है। अब हम सबके लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि नवीन ने आखिर ऐसा क्यों किया। उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश आखिर क्यों की? इसके पीछे क्या वजह थी? डॉक्टर ने हमें बताया कि नवीन को बहुत सारे फ्रैक्चर्स हुए हैं। उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा और उसके सर पर भी बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से उसे अभी तक होश नहीं आया है। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं जैसे तैसे खुद को और माँ को संभाल रहा था, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे भाई ने आखिर इतना घातक कदम क्यों उठाया। मैंने जब उसके दोस्तों से पूछा कि वह एग्ज़ाम्स को लेकर परेशान था तो क्या इस वजह से उसने ऐसा किया, तो वह सिरे से इनकार करने लगे। वह बोले कि एग्ज़ाम तो उसके ठीक ठाक जा रहे थे और अभी तो रिज़ल्ट ही नहीं आया है, तो ये कैसे पता चलेगा कि आखिर नंबर कम आए हैं या ज़्यादा। नवीन के इस कदम की वजह से अब ये केस पुलिस के हाथों में कॉलेज वालों की तरफ से सौंप दिया गया था। पुलिस हमारे पास पूछताछ के लिए आई। मैंने उन लोगों को अब तक जो भी बातें थीं सारी बताईं, लेकिन उन्हें भी कोई ऐसी खास बात नज़र नहीं आ रही थी जिसकी वजह से नवीन ने ऐसा कदम उठाया। इधर डॉक्टर ने हमें एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे और माँ के ऊपर बिजली ही गिर गई। उन्होंने बताया कि नवीन कोमा में जा चुका है क्योंकि उसकी कंडीशन अब धीरे धीरे बिगड़ रही है। मुझे अब डर सताने लगा कि कहीं मैं अपने भाई को खो ना दूं, लेकिन अब मुझे ये वजह भी जाननी थी कि आखिर नवीन ने ऐसा क्यों किया। पुलिस तो अपनी जांच पड़ताल कर ही रही थी, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से पता करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि अगर किसी की वजह से मेरे भाई ने ऐसा कदम उठाया था तो मैं उस गुनहगार को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। मैं नवीन के कॉलेज गया ताकि वहाँ के उसके क्लासमेट से बात करके पता कर सकूं। शायद उन्होंने कभी कुछ ऐसा देखा हो जिसके बारे में हमें नहीं पता। मैंने सभी से बात की, लेकिन मुझे कुछ खास पता नहीं चला। फिर मैं हताश निराश होकर वापस जाने लगा। तभी मुझे कॉलेज के गेट के बाहर एक लड़का आकर मिला और उसने मुझे बताया कि नवीन कुछ महीनों से उनके क्लास के एक लड़के जिसका नाम रितेश था उसके साथ कुछ ज़्यादा ही उठ बैठ रहा था। मैंने कहा तो इसमें कौन सी खास बात है, तो वह कहने लगा कि भैया वह लड़का ठीक नहीं है, वह बहुत सी गलत आदतों में पड़ा हुआ है। मैंने नवीन को जब कई बार उसके साथ
मिलने जुलने से मना किया तो नवीन का कहना था कि वह उसके साथ एक बहुत ज़रूरी काम में बिजी है। मैंने उस लड़के से पूछा कि आखिर वह ज़रूरी काम क्या था, तो वह लड़का बोला कि ये तो मुझे नवीन ने नहीं बताया। मैं तुरंत ही वापस कॉलेज के अंदर गया, लेकिन मुझे पता चला कि उस दिन तो रितेश कॉलेज आया ही नहीं था। इसलिए अगली सुबह मैं एक बार फिर कॉलेज गया और मुझे उस दिन रितेश मिल गया। मैंने जब रितेश से इस बारे में पूछा कि नवीन तुम्हारे साथ मिलकर कौन सा ज़रूरी काम कर रहा था, तो उसने इन सब बातों से साफ इनकार कर दिया कि उसका नवीन के साथ कोई भी काम नहीं था। लेकिन उसके चेहरे की घबराहट देखकर मुझे शक होने लगा कि हो ना हो नवीन के ऐसा करने की वजह के पीछे इस रितेश का ही हाथ है। लेकिन मैं उसके साथ किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूर होकर वापस घर लौट आया। इधर पुलिस भी बार बार हमारे घर पूछताछ करने के लिए आ रही थी और उन्हें भी इस सब के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मैं और माँ बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन मैंने सोचा कि मैं खुद नवीन के कमरे की छानबीन करूं। पुलिस को तो कुछ नहीं मिला, पर शायद मुझे उसमें कुछ मिल जाए। मैंने पूरा कमरा छान मारा, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तभी मुझे याद आया कि नवीन का लैपटॉप तो दिख ही नहीं रहा। जब मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे लैपटॉप अलमारी के अंदर एक एक्स्ट्रा लकड़ी की तख्ती लगाकर उसके पीछे छिपा हुआ मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नवीन ने लैपटॉप को इस तरह से छिपाया क्यों था। मैंने तुरंत ही उसका लैपटॉप खोलकर सारी चीज़ें खंगालना शुरू किया तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही वह लैपटॉप लेकर पुलिस के पास गया। थाने के इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैंने उन्हें इस लैपटॉप के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा इतनी टेंशन थी कि जिसकी वजह से लैपटॉप की बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो असली गुनाहगार था उसको कैसे पकड़ा जाए। पुलिस ने सारी डिटेल लैपटॉप से निकाल ली थी और उन्होंने अपने जो भी भरोसेमंद ऑफिसर्स थे उनको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। लेकिन अब एक नया सवाल हमारे सामने ये खड़ा हो गया कि आखिर नवीन इस सब में फंसा कैसे। तभी मेरे पास माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि नवीन कोमा से बाहर आ गया है। मैं पुलिस वालों के साथ तुरंत ही अस्पताल पहुंचा। मुझे देखते ही नवीन फूट फूट कर रोने लगा और मेरे गले लग गया। मैं भी अपने भाई को सही सलामत देखकर बहुत रोया। मैंने उसे बहुत डांटा कि तूने ये सब क्यों किया, तो कहने लगा कि मैं मजबूर था भैया, आपको नहीं पता मैंने बहुत गलत काम किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने उससे कहा कि मैंने तुझसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तूने तो हर बार बहाने बना दिए। तो कहने लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया। लेकिन फिर मैं एक ऐसे जाल में फंसता चला गया जिससे निकल पाना मेरे लिए नामुमकिन था। इसीलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैंने कहा कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हल ना किया जा सके। तो नवीन बोला, आपको नहीं पता भैया कि मैंने क्या किया है। मैंने उससे कहा कि मुझे सब कुछ पता है। तो वह मेरी तरफ हैरत से देखने लगा। मैंने कहा कि मैंने तेरा पूरा लैपटॉप खंगाल डाला। ये सुनकर नवीन और ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसने शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अपनी गलती से सबक लो। उसके बाद जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उन्होंने पूछा कि नवीन तुम आखिर इस सब में कैसे फंस गए। उसके बाद नवीन ने जो हमें बताया उसे सुनकर हम सब दंग रह गए। नवीन ने कहा कि दरअसल मुझे अक्सर पैसों की ज़रूरत महसूस होती रहती थी। भैया की कमाई भी इतनी ही थी कि जिससे घर ही ठीक से चल पाए। मैं हर छोटी मोटी चीज़ के लिए भैया पर ही डिपेंड रहता था, जिसके कारण मुझे खराब लगता रहता था। एक दिन जब मैं क्लास में अकेला बैठा हुआ था तो मेरे पास रितेश आया और मुझे अपना फ़ोन दिखाकर बोला
कि देख मैंने कितना महंगा फ़ोन लिया है। मैंने उससे कहा कि यार अभी कुछ महीने पहले तो तूने बाइक खरीदी ही थी, अब तूने इतना महंगा फ़ोन ले लिया। तेरे पापा तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आता है? तो कहने लगा कि तुझे इतने पैसे कमाने हैं, अगर हाँ कर तो मैं भी तुझे एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तू भी ढेर सारा पैसा कमा पाएगा। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा हाँ यार, मुझे भी ढेर सारे पैसे कमाने हैं। तो कहने लगा तो फिर ठीक है, जल्द से जल्द एक लैपटॉप खरीद ले, क्योंकि पैसे कमाने का ज़रिया लैपटॉप ही है। इसीलिए मैंने भैया से ज़िद करके एक लैपटॉप खरीद लिया। सोचा जब पैसे आ जाएंगे तो भैया को वापस कर दूंगा। उसके बाद रितेश ने मुझसे कहा कि वह विदेशी लड़कियों से ऑनलाइन चैटिंग करता है, जिसमें उसे उन लड़कियों से अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती हैं। इसके बदले में बहुत अच्छा पेमेंट दिया जाता है। तुम जितना ज़्यादा उन लड़कियों को खुश करोगे, उतना अच्छा पेमेंट तुम्हें दे दिया जाएगा। मैंने सोचा ये काम तो बहुत ही आसान और अच्छा है। उसके बाद मैं भी कमरे में बैठकर एक विदेशी लड़की जिसका नाम सोफिया था, उससे बात करने लगा। धीरे धीरे हमारी हर रोज़ बातें होने लगीं और फिर उसने मुझसे कहा कि वह मुझे पसंद करने लगी है। मैं भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगा था। और फिर एक दिन उसने कहा कि मैं उसके सामने बिना कपड़ों के बैठूं। वह भी मेरे सामने उसी तरह से बैठी और फिर हमने उस तरह की बातें की जिससे हमें बहुत ज़्यादा सुख महसूस हो। उस एक दिन के बाद हम दोनों हर रोज़ इस तरह से एक दूसरे के सामने बैठने लगे और घंटों उस चीज़ को करते रहते थे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। फिर एक दिन सोफिया ने मुझसे कहा कि मैं उसे 5 लाख रुपए ला कर दूँ। मैंने उससे कहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? तो कहने लगी कि वह सब मैं नहीं जानती, मुझे इतने पैसे चाहिए तो हर हाल में चाहिए। जब मैंने उसे इनकार कर दिया तो उसने मुझे एक वीडियो भेजा। जब मैंने उस वीडियो को खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जब मैं उस तरह से सोफिया के साथ बातें कर रहा था तो उसने मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कई सारी वीडियोस तैयार कर ली थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसकी मांग नहीं मानी तो वह मेरा वीडियो वायरल कर देगी और मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोफिया के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े कि वह मेरे साथ ऐसा ना करे, तो कहने लगी कि अगर मैं उसे इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता तो फिर 10,000 रुपये का इंतज़ाम तो कर ही सकता हूँ। मैंने जैसे तैसे 10,000 का इंतज़ाम करके सोफिया को भेज दिए, लेकिन फिर तो उसकी आए दिन की डिमांड्स आने लगीं। कभी उसे 5,000 चाहिए होते तो कभी 20,000, जिसके चक्कर में मुझे छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ी। मैं इस सब से तंग आ चुका था। मैंने सोफिया से कहा कि मैं अब उसके लिए पैसों का इंतज़ाम नहीं कर सकता, तो वह मुझसे फिर से 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। जब मैंने फिर से उसके आगे हाथ पैर जोड़े कि वह मुझे छोड़ दे, तो उसने कहा कि अगर मैं उसके लिए 5 लाख रुपयों का इंतज़ाम नहीं कर सकता तो फिर मैं उसके लिए किसी दूसरे लड़के का इंतज़ाम करूं, ताकि वह उसे फंसाकर उससे पैसे ऐंठ सके। ये सुनकर मैं किसी और लड़के को इस जाल में फंसाने के लिए मजबूर हो गया था, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था कि मैं अपनी मुसीबत किसी और के गले डालूं। इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर ये सारा जंजाल भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। ये कहकर नवीन फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद उसी दिन पुलिस ने जाकर रितेश को भी गिरफ्तार कर लिया। रितेश ने भी नवीन को इस सब में फंसाने की यही वजह बताई, क्योंकि वह लड़की रितेश से भी 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करने को कह रही थी। अब किसी भी हाल में उस लड़की को पकड़ना था, जिसके लिए पुलिस को एक जाल बिछाना था ताकि वह लड़की उस सब में फंस जाए।
मैंने पुलिस से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं भी इस सब में उनकी मदद करना चाहता हूँ। मेरी बहुत रिक्वेस्ट के बाद मेरी भावनाओं को समझते हुए मुझे भी उन्होंने इस मिशन में शामिल कर लिया। अगले दिन मैं एक नए लैपटॉप के साथ नवीन की बताई हुई साइट पर पहुंचा। मेरे सामने सोफिया थी। वह सच में एक विदेशी लड़की थी। उसने मुझसे पूछा कि मुझे उसके बारे में कहाँ से पता चला, तो मैंने नवीन का नाम लेकर कहा कि मैं उसके पड़ोस में रहता हूँ और उसने ही मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। इधर मैं हर दिन सोफिया से बात कर रहा था और उधर साइबर सेल वाले सोफिया का आईपी एड्रेस ट्रेस करने में लगे हुए थे। और जिस दिन सोफिया का आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ, हम सब दंग रह गए, क्योंकि वह आईपी एड्रेस किसी विदेश का नहीं बल्कि मेरे ही शहर का था। एड्रेस का पता मिलते ही पुलिस ने जाकर तुरंत ही सोफिया को गिरफ्तार कर लिया। तब जाकर हमें पता चला कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जिसे मुन्ना नाम का कोई आदमी चला रहा था, जिसमें सोफिया जैसी न जाने कितनी लड़कियां शामिल थीं। उसके बाद जब उन सब से पूछताछ हुई तो पता चला कि वह कोई विदेशी लड़कियां नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने बालों को रंग रखा है और बस वह देखने में बहुत ज़्यादा गोरी लगती हैं और उन्होंने अपने बात करने का अंदाज़ कुछ विदेशी जैसा कर लिया है ताकि लोगों को ये लगे कि वह विदेश की लड़कियां हैं। कुछ ही दिनों में पुलिस ने मुन्ना नाम के उस लीडर को भी गिरफ्तार कर लिया और इस बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें वह कम उम्र के लड़कों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ऐंठा करती थीं। नवीन अब ठीक होकर घर आ चुका था। उसने अपना लैपटॉप भी बेच दिया था और एक बार फिर उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। मैंने भी दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी और अब मैं हर रोज़ ऑफिस से लौटकर अपने भाई के साथ कुछ घंटे बिताया करता था। दोस्तों, किशोरावस्था एक ऐसी उम्र होती है जिसमें अगर सही दिशा ना मिले तो अक्सर बच्चों के कदम गलत तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें सही और गलत की समझ बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए अपने बच्चों को सुविधाएं देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें उन्हें सही गलत की समझ भी देनी चाहिए और किसी भी चीज़ का क्या सही इस्तेमाल है और क्या गलत, ये भी सिखाना चाहिए। इसीलिए हर रोज़ अपने बच्चों से कुछ घंटे बैठकर बात ज़रूर करें, ताकि वह आपसे अपनी हर तरह की बात को बिना झिझके शेयर कर सकें और किसी भी मुसीबत में ना फंसें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।